प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का ये चौथा अध्याय है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें वैश्वीकरण का अर्थ पता होना चाहिए। वैश्वीकरण के लिए और भी शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं उनका पता होना चाहिए। तो हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास, काफ़ी अल्टरनेट हैं। विश्व के शीर्ष विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, आसानी से हमारी पहुंच में हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए, वो दिन चले गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रही हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी तरह की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रांड शब्द कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नए तरीके का शब्द है, नहीं। ये हमारी पुराने जमाने में जो पशुओं के झुंड होते थे, तो उन पशुओं के झुंडों में अपने पशुओं की पहचान करने के लिए लोग कोई ना कोई निशान बना देते थे पशुओं के ऊपर, या उनको रंग वगैरह अलग अलग, जैसे मेहंदी लगा देना या कोई और रंग लगा देना, उससे उसकी पहचान हो जाती थी कि इन पशुओं में ये पशु हमारे हैं। तो इसी प्रकार जब बाजार में आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वहां जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया ब्रांड। तो अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक। हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। मतलब जो हमारे पास चीजें हैं उनमें अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न चीजें और इतने ऑप्शन होना हमारे पास, ये नई परिघटना है, नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। कहता है अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। मतलब अंतर्देशीय, इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब बड़ी कंपनियां के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है। अब आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में जानने की, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज कौन सी कंपनी है? जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। जिसका प्रोडक्शन है और जो उसका उत्पादन है, उसका जो नियंत्रण है और स्वामित्व है, वो एक देशों में नहीं, एक देश में नहीं है, बल्कि अनेक देशों में, 10, 20, 30 देशों तक। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है। कहां करती है? जहां उन्हें सस्ता श्रम मिले और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। यहां एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है
उसके पुर्जे चीन में तैयार होते हैं, विनिर्मित होते हैं। फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको, जो अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है, मींस असेंबल किया जाता है, और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। अब देखिए, डिजाइन कहाँ तैयार हुआ? अमेरिका में। पुर्जे कहाँ तैयार हुए? चाइना में। और असेंबल कहाँ किया गया? मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में। और तैयार उत्पाद को बेचा कहाँ जाएगा? पूरे संसार में। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। लेकिन उस कंपनी का जो कॉल सेंटर है, जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वो भारत में है। ये भारत के बेंगलुरु में स्थित एक कॉल सेंटर है, जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। बेच तो रही है, साथ में जो उत्पादन है वो भी विश्व के स्तर पर हो रहा है। परिणाम, उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। वहां चीजें सस्ती, कम पैसे में तैयार हो जाती है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं, जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं, जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, कॉल सेंटर के लिए सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। मतलब जैसी जहां सुविधा है, जहां जो चीज सस्ती है, उसका वहीं से फायदा उठाया जा सकता है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। आगे कहता है, यह आओ इस पर विचार करें, यह दर्शाने के लिए कि निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है। कोई ब्रांड का लेबल है ये, जो ऊपर जिससे पता चलता है कि कौन से ब्रांड का है ये। तो मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं कि प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। अब सूत कहां से ले सकती है? कोरिया से ले सकती है, और उससे कपड़ा कहीं और बुन सकती है, या जहां उसको आप असेंबल कर रहे हैं, जहां से उसको अंतिम स्टेज में आप तैयार कर रहे हैं, तो वहां का ब्रांड लेबल लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा? मेड इन थाईलैंड। यदि आप थाईलैंड में तैयार कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग हिस्सों से अपने उत्पाद को तैयार करवा के लास्ट में असेंबल करके उसको बेच रहे हैं तैयार करके, तो फिर वहीं का आप लेबल उसके ऊपर लगा सकते हैं। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जो पैसा आप भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय करते हैं, उसे कहते हैं निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है, नेचुरल सी बात है कि पैसा वहीं लगाया जाता है जहां आपको लाभ अर्जित होने की संभावना हो, या आप लाभ अर्जित करने के लिए ही धन निवेश करते हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं।
मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है और इंडिया में यहाँ की जो लोकल कंपनी है उसके साथ हाथ मिला लेती है, इकट्ठा प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मारुति सुजुकी। तो इंडिया और जापान, मारुति कहाँ की है? इंडिया की थी, और सुजुकी जापान की, तो दोनों ने हाथ मिला लिया, तो उनका जो संयुक्त रूप से जो उत्पादन करती है, तो दोनों का नाम आ जाता है मारुति सुजुकी। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी भी अपने साथ ला सकती है। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। क्यों? बेहतर माहौल है, अधिक मजदूरी है, तो इसलिए जब इनको ऐसा लगता है तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं उसको। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली, क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पैसा इनके पास होता है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, एक पूरा बाजार तैयार किया था अपना, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। तो इसका मतलब भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? कारगिल, जो अमेरिका की है। और उसने इंडिया की कौन सी कंपनी थी? परख फूड्स, उसको खरीद लिया। और उसके जो 4 ऑयल रिफाइनरी थे, तेल शोधक कारखाने थे, वो भी उसके हो गए, उसने खरीद लिया। वास्तव में कई सिरस्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकासशील देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। जो विकसित देश है तो वहां की तो होगी, उनकी जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। चाहे कंपनी कोई भी बेचे अपने ब्रांड के नेम से, अपने नेम से, लेकिन वो तैयार छोटे उत्पादकों द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर एक ये दे रखा है, विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। विकासशील देशों में तैयार हो रही है जींस ये, और अमेरिका में बेची कितने रुपए में जा रही है? 6500 रुपये में बेची जा रही है। छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ये देखिए आप, लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र है। यहाँ फुटबॉल बनाई जा रही है महिलाओं के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं। विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणाम क्या होता है? दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर जुड़ रहा है, संबंधित हो रहा है। आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर निर्माता कंपनी कौन सी है? फोर्ड मोटर्स। कितने देशों में प्रसार है? 26 देशों में। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। तो कहां किया निवेश? चेन्नई के निकट। कितना किया? 1700 करोड़ का। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता
महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये जो इन्होंने कारखाना लगाया है, कंपनी बनाई इधर, ये जो भारत की जीप और ट्रकों की प्रमुख निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी। 2017 के आंकड़े, 88,000 कार बेच चुकी थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास पुर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। कहता कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए जो फोर्ड इंडिया का विकास है वो पुर्जा आपूर्ति केंद्रों के रूप में करना चाहती है, जहां से पुर्जे वगैरह तैयार होंगे। कहता है विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। बहुत पुराने जमाने से व्यापार ही रहा है, जो दूसरे देशों का व्यापार है, विदेशी व्यापार है, वही एक दूसरे को जोड़ने का आधार रहा है, माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिणी एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाली व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाली गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों, अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है, उनके पास अल्टरनेट होता है। कहता है अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये देखिए आप, दुकानें भरी हुई है चाइनीज खिलौनों से। भारत में चीन के खिलौने, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन का विकल्प है, या तो चीन वाले खिलौने ले लें या भारत वाले। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय है। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहां क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच कंपटीशन हुआ। प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, सस्ते साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने अब कम बिकते हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं, काफी ऑप्शन हो जाते हैं, आप अलग अलग तरह की चीजें आपको बाजार में मिल जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में या एकीकरण करने में कौन सहायक है? विदेशी व्यापार। सिले सिलाई वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए। वैश्वीकरण क्या है? जहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, वैश्वीकरण। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। विगत 3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच जो विदेशी व्यापार है उसमें भी बड़ी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में
फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अब यहां एक चित्र है, वैश्वीकरण में मजा है। ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, जो आपस में संबंध हैं, और तीव्र एकीकरण, सारी चीजें इधर से उधर पूरे संसार में पहुंच रही हैं, बाजार बन रहा है पूरा संसार आज। इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। ये शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हिंदी में, भूमंडलीकरण भी इसके लिए शब्द कई बार प्रयोग किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। सबसे बड़ी कारक तो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। जैसे अपने यहाँ से लोग, बहुत से लोग कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो रोजगार की तलाश में, बेहतर आय की तलाश में ऐसे। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है, बिल्कुल, ये आप देख लिए। पशु के साथ ले जा रहे हैं भोजे को, जो वजन है, भार है। लेकिन आजकल आपने और सारी चीजें आप देखते हैं जो यातायात के, संचार के, वस्तुओं को ढोने के साधन है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है, मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर आप देख रहे हैं, जो आपने मालगाड़ी, जो ट्रेन होती है, उनमें देखा होगा। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है, जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों और ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है, क्योंकि उठा के ही रखने होते हैं, और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। गति की तो रफ्तार ही, जो बदलने की रफ्तार है वो बहुत तेज है। आप देख लीजिए, कुछ समय पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G और 5G का जमाना आ गया। तो ये तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेटेस्ट वर्जन आते जाएंगे, तो वैसे वैसे एडवांस होता चला जाएगा सिस्टम। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने, दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लगभग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट हमें तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल
भेज सकते हैं, अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं वॉइस मेल के माध्यम से। अब कहता है लेकिन बिजली कहाँ? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संक्षेप में बोलते हैं इसको आईटी, आज का सबसे ग्रोइंग सेक्टर है, सबसे आगे बढ़ता हुआ सेक्टर है। ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्र की डिजाइनिंग और छपाई कहां की जानी? दिल्ली में। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहां तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। कहता है बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। कहता है विदेशी व्यापार, विदेश व्यापार, विदेशी निवेश का उदारीकरण। ये पॉलिसियां कब से लागू हुई कि हम इधर से उधर वस्तुओं का आवागमन कंपनियों को लगाने की इजाजत सरकारों के द्वारा कब से दी गई? कब से सरकार ने अपने ऐसा दिल खोल लिया कि आओ हमारे देशों में कंपनियां लगाओ, पैसा लगाओ, निवेश करो, लोगों को रोजगार दो। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, टैक्स लगा दे आने वाले माल पे, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहता है उन्हें इन पर कर देना होगा, टैक्स देना होगा। टैक्स देगा तो महंगे हो जाएंगे। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा, अपने आप कम हो, ऑटोमेटिक। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर, आयात पर कर। व्यापार अवरोधक का जो बिजनेस का बैरियर है, इसमें व्यापार में अवरोधक का बैरियर का काम करता है, ये रुकावट का काम करता है आयात कर। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है, रुकावट बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने, सरकार चाहती है कि वृद्धि हो जाए, ज्यादा से ज्यादा माल अपने देश में आए, तो आयात पर कर मत लगाओ, आना शुरू हो जाएगा माल सस्ते रेट में। आप चाहते हैं कि अपने देश में अपनी देश की बनी हुई चीजें ज्यादा बिके, बाहर वाली कम बिके, तो आयात के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, क्योंकि बाहर वाला बना हुआ माल सस्ता होता और अपने देश का बना हुआ माल महंगा होता। और हमारे जो कारखाने मालिक थे या कारखाने लगाने वाले थे वो नए नए सिस्टम में थे, अब इसलिए वो कंपटीशन की हालत में नहीं थे। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को इसी प्रकार से एक तरीका दिया हो गया, विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है, उनको बचाव किया है उनका, ताकि बाहर वालों से उनको कंपटीशन ना करना पड़े। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, जिसको आर्थिक उदारीकरण बोलते हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। कब महसूस किया? 1991 के आसपास यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हटा दिया गया, कम कर दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है, आसानी से,
और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय कारखाने स्थापित कर सकती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? उदारीकरण। सरकार ने जो आयात से मतलब आने वाले माल से जो अवरोधों को प्रतिबंधों को समाप्त किया है उसको नाम दिया गया आर्थिक उदारीकरण। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं, सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन, हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, क्योंकि उनका दबाव भी था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का उनका दबाव भी था। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है, कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश WTO के सदस्य हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 160 देश। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है, दूसरों पर तो लागू करते हैं, अपने यहां गुपचुप तरीके से, अलग तरीके से जिसका पता भी नहीं चलता, उस तरीके से अपने यहां तो वो व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखते हैं व्यवहार में, और विकासशील देशों से चाहते हैं कि वो मुक्त व्यापार का दर्जा दे, उनको मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। क्या कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया, सरकारों को मजबूर किया है, नहीं तो उनकी कोई जो सुविधाएं होती है वो रोक दी जाती हैं। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है, अभी भी चली हुई है कि इसको कृषि को दूसरे देशों के लिए कितना खोला जाए कितना ना खोला जाए, ये भी एक वर्तमान का बहस का मुद्दा है। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का उत्पादन महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है, खेतीबाड़ी जाता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को, अधिशेष होता है सरप्लस, अतिरिक्त, अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा है, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? बिल्कुल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र है, इसमें हजारों एकड़ भूमि है जिसका स्वामित्व तो एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव महसूस तो किया जाएगा, जहां अच्छे हमें फायदे होंगे, कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। 20 के अब तो लगभग 30 साल के आसपास हो गया। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं कि वैश्वीकरण और उत्पादकों
स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच वृत्तर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं। वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणाम ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। अच्छे अल्टरनेट, अच्छी इनकम है और प्रोडक्ट जब जैसे कंपटीशन होता है तो वस्तु सस्ती भी हो जाती है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय पदार्थ, जंक फूड पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन लोगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली जो स्थानीय कंपनियां वो भी समृद्ध हुई हैं। कहता है अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव स्वप्न देखा है। ये भाई साहब साइकिल वाले हैं, ये सपने ही देखेगा, क्योंकि वैश्वीकरण का इनके लिए कोई ज्यादा लाभ होने वाला है नहीं। वैश्वीकरण का तो उच्च वर्ग को, कंपनियों को हाँ कुछ सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसके लिए नुकसान ही बहुत उठाना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। अपने वाली कंपनियां तो खत्म हो जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। तो ये छूट दी गई है कि पहले वाले 5 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। करेगी, उनका तो काम है लाभ कमाना। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया, अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। अब देख लीजिए कौन कौन सी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं। टाटा मोटर्स काम क्या है? मोटर गाड़ियां बनाती। इन्फोसिस आईटी कंपनी है। रेनबैक्सी दवाइयां बनाती हैं। एशियन पेंट्स तो पेंट बनाती हैं। सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, जो डाटा एंट्री करनी होती है, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। छोटे उत्पादक, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, या तो प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। बढ़ती प्रतियोगिता,
रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर, याद रखेंगे कहां पर है, होसूर तमिलनाडु में, संधारित्रों का निर्माण करने वाली एक कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब आरंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से कर प्रतिबंध जो कर था प्रतिबंधों को हटा दिया या कर हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया, वह उनके साथ मिलकर काम करें। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वो इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद, चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयां बंद कर दी। बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों, खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई है, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योग में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ के लगभग नियोजित है। कहता है प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के कारण अधिकांश नियोक्ता जो नौकरी देते हैं, रखते हैं लोगों को, इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। जरूरत हो तब बुला लो, नहीं जरूरत है घर भेज दो। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती। इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, अब वे अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन ना देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है। श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है और ना मिलने की संभावना है। कपड़ा श्रमिक। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक तो रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है। पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता। जो पहले मिलता था, उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियां और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है।
संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वो पहले उपभोग करती थी। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। भाई वैश्वीकरण तो रहे लेकिन न्याय संगत तो रहे। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है। मतलब यह व्यवहार में रहेगा, लोगों को इसके अनुकूल ढलना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता इन चीजों में। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित इंप्लीमेंटेशन हो, कार्यान्वयन हो, श्रमिकों को अपने अधिकार मिले, या छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को भी मिलकर लड़ना होगा, अपने ग्रुप बनाने होंगे ताकि वो जो विकसित देश हैं उनके ऊपर दबाव डाल सकें। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये देख लीजिए आप, WTO का विरोध, हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन है 2005 का। सारांश, इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हो। परिणाम, उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा, सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। धन्यवाद।